Hello everyone, welcome to economics. So today we will be starting with vectors. ठीक है? So हमने सेट देखा था, अब वेक्टर्स देखते हैं. So वेक्टर्स का क्यों रिप्रेजेंटेशन जरूरी है? So in real world, you know that when you go to the market, most of the time you go to buy multiple goods. And suppose you went on a date and then you are sitting in a restaurant and you try to buy the food items. Okay? So आप मेन्यू जो देखते हो उस मेन्यू में देखते हो बहुत सारी प्राइसेस लिखे होते हैं, यानी कि देयर इज प्राइस लिस्ट. सो व्हेन द शॉपकीपर और द रेस्टोरेंट ओनर tries to quote whatever the prices the restaurant has, उस सिचुएशन पे आपका जो भी प्राइसेस की लिस्टिंग होगी ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे? विद द यूज ऑफ वेक्टर्स. ओके, सो इसीलिए आपका वेक्टर्स का यूज जरूरी है, बिकॉज इन रियल लाइफ यू गो टू बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यू हैव मल्टीपल प्राइसेस फॉर द मल्टीपल गुड्स. ओके, सो सपोज you have fruits and you went in the market to buy the number of commodities. Okay, so जब आप मार्केट से वापस आते हो उससे पूछा गया आपसे कि कौन कौन से जो फ्रूट्स लाए हो आपने वो कितनी कितनी क्वांटिटीज में है. सो सपोज देयर आर 3 fruits, bananas, apples and mangoes. Okay, so in that scenario these 3 will make a vector. Okay, so मैंने आपसे पूछा कौन कौन से फ्रूट्स आपने बाय किए. सो यू सेड दैट बनानास, एप्पल्स एंड मैंगोस. सो ये आपके क्या हो गए? एक तरह से वेक्टर हो गए. अब इन्हीं की क्वांटिटीज अगर पूछी जाए तो जो लास्ट क्लास में हमने देखा था सेट थ्योरी में, दैट यू वेंट टू द मार्केट एंड योर मदर वेंट टू द मार्केट, और इन दोनों सिचुएशन में दोनों ने कुछ कुछ कमोडिटीज बाई की. सो आपने जो बाई किया उसका रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ किया जाए, सो समथिंग लाइक दैट इज देयर. सो 1 इज फॉर से 1 डजन की बात हो रही है, 1 दर्जन केले आपने खरीदे. ओके, समथिंग लाइक दैट. 2 kg फॉर एप्पल्स, 1 kg ऑफ मैंगोज, ये आपने बाई किए. समथिंग लाइक दैट इज बाय योर मदर. ओके, सो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर ने मैंगोज नहीं खरीदे. ओके, सो ये जो क्वांटिटीज देख रहे हो ये क्वांटिटीज का एक साथ रिप्रेजेंटेशन जो है यही एक तरह से वेक्टर का नोटेशन है. ओके, नाउ कमिंग टू वेक्टर्स. सो वेक्टर्स आखिर होता क्या है? सो फॉर वेक्टर्स आपका ऑर्डर मैटर करता है. पहली बात, जब ऑर्डर मैटर करेगा सो वी मस्ट सी कि ऑर्डर जो भी हम असाइन कर रहे हैं इन ऑर्डर्स का मतलब क्या है. सो अगर आपने क्या किया, पूछा किसी से अपने घर में, या मैंने ही पूछा कि आपने क्या क्या मार्केट से बाय किया है. सो मैंने पूछा बताओ बनानास, एप्पल्स और मैंगोज के टर्म्स में. ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, बनानास, एप्पल्स और मैंगोज के ऑर्डर में नहीं बताकर आपने मैंगोज, एप्पल्स और बनानास के टर्म में बताया. ठीक है, सो इससे मुझे जो समझना था वो मैं उल्टा समझ सकता हूं. ओके, सो दैट इज द आइडिया हियर. सो सपोज इफ these 2 vectors are there, 1 to 1 and 2 to 0, सो इन दोनों वेक्टर्स में ये जो पहली कमोडिटी दिख रही है, ठीक है, सो ये पहली क्वांटिटी जो देख रहे हो ये पहले कमोडिटी का नंबर है. जो सेकंड वैल्यू देख रहे हो ये आपके सेकंड कमोडिटी का क्वांटिटी है. उसी तरह जो थर्ड देख रहे हो वो थर्ड का है. ऐसा नहीं कि दिस विल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ बनानास एंड दिस विल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स और मैंगोज. ऐसा नहीं हो सकता. जब फर्स्ट के लिए हमने स्पेसिफाई कर दिया बनानास, तो फर्स्ट जो भी कहीं भी क्वांटिटीज देखोगे सो दैट मस्ट बी बनानास. ओके, सो दैट इज द आइडिया. सो ऑर्डर मैटर्स कर. ठीक है, सो वेक्टर्स के केस में हमेशा याद रखना ऑर्डर मैटर करता है. ओके, नाउ कमिंग टू वेक्टर्स अगेन. सो वेक्टर्स के लिए आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं. वन कंपोनेंट
is the magnitude and the other is the direction. Okay, so direction is important. If direction is different, so you will reach or you will find another vector. Okay, so जब भी आप डायरेक्शन चेंज करोगे ऑल्दो मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है, तो आपका ये जो वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा. अब एग्जांपल के तौर पे सोचते हैं, जैसा सिचुएशन है, अब मैंने टेस्ट लिया आपका, ठीक है. सो टेस्ट दो पेपर्स के थे, एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का. ओके, मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं. दोनों स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक में 70 स्कोर किया, दूसरे में 50 स्कोर किया. अब यहां समझो सिचुएशन क्या हो सकता है. दोनों स्टूडेंट्स ने 70 मार्क्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में स्कोर किए, 50 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोर किए. ओके, सेकेंड सिनेरियो कैन बी, दोनों स्टूडेंट्स ने 50 मार्क्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में स्कोर किए, 70 मार्क्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोर किए. थर्ड सिनेरियो कैन बी, one student scored 70 in mathematical economics and 50 in microeconomics, while the other one scored 50 in mathematical economics and 70 in microeconomics. ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं. तो ये जो तीन डिफरेंट सिनारियो देख रहे हो, ये तीनों डिफरेंट कंडीशंस को बता रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वी मीन दैट ऑर्डर मैटर्स. और यहीं के रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका डायरेक्शन की बातें हो रही है. सो पहले मैंने बता रहा था मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में. फर्स्ट सब्जेक्ट इज आर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर वहीं ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड mathematical economics, then certainly the vector will change. Now suppose the third case is there. So कुछ स्टूडेंट्स से जो टेस्ट लिया मैंने वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट लिया. कुछ स्टूडेंट से मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स का टेस्ट लिया. कुछ स्टूडेंट से मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट लिया. ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं. अब उस सिचुएशन पे क्या स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक जगह से कंपेयर कर सकते हो? नहीं. सो जब भी आप सिचुएशन देखते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स को, सो देयर आर डिफरेंट डेज जब स्टूडेंट्स के सेम पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहे होते हैं. ओके, सो फॉर दैट सिनेरियो जो उनके क्वेश्चन पैटर्न होते हैं वो वेरी करते हैं हर शिफ्ट में, हर डे पे. ओके, सो फॉर दैट मार्क्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते. इफ मार्क्स कैन नॉट बी कंपेयर, तो उनका रैंकिंग आप सही स्टूडेंट का सिलेक्शन करने के लिए यूज नहीं कर सकते. सो देयर कम्स द रोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन. अब ये लॉजिक आप हमेशा के लिए याद रखना. क्यों अलग अलग डेज के लिए हम नॉर्मलाइजेशन यूज करें? क्योंकि अलग अलग डेज पे पैटर्न्स अलग हो रहे हैं क्वेश्चंस के. दैट मीन्स whatever the order of questions, whatever the difficulty level of questions you have, those differ in different shifts. अगर ये differ करते हैं, that means हम vectors को सही से एक साथ compare नहीं कर सकते. ओके, सो कहने का मतलब जब भी आप वेक्टर्स के कंपैरिजन करोगे आपका ऑर्डर सेम होनी चाहिए और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी सेम होने चाहिए. सो इसी तरह यहाँ भी आपके जो नंबर ऑफ डायमेंशंस है वो भी सेम होना चाहिए. वी विल लुक इनटू दैट. सो यहाँ पे दो चीजें आपने देखा, वन इज अबाउट मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज अबाउट डायरेक्शन. ओके, सो आप रास्ते से जा रहे हो. ओके, सो आप कैलकुलेट करते जा रहे हो कि आपको कितने किलोमीटर तक जाना है. आपको घर से कॉलेज, मान लो कुछ ऐसा. सो घर से कॉलेज आप जा रहे हो, तो उस सिचुएशन पे जो डिस्टेंस आप देखते हो, ये डिस्टेंस आपको जो कवर करनी होती है वो आप बाई रूट कवर करते हो. ओके, सो कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक रूट में जाने में आपको जो टाइम लगता है वो दूसरे रूट में जाने में अलग टाइम लग सकता है. ऐसा सिचुएशन हो सकता है. या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भी हो सकता है चेंज, क्योंकि आप रूट चेंज करोगे. सो व्हेन डायरेक्शन चेंजेस certainly your vector will change. Although जो हम रूट्स की बात कर रहे हैं वो रूट्स आपका बार बार चेंज हो रहा होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन निकालना स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ही पॉसिबल है, रूट्स के लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है. लेकिन विजुअलाइज करना इस चीज को कि ये सिचुएशन क्या बता रहा है
कि अगर डिस्टेंस के सेंस में बात करो कि मेरे घर से इतना दूर है, ओके, सो मेरे घर से इतना दूर है, दैट इज अबाउट द मैग्नीट्यूड। लेकिन आप ये बोलते हो कि मेरा कॉलेज मेरे यहाँ से साउथ डायरेक्शन में पड़ता है, मेरे यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है, ओके। सो टू फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन द सेम बेंच एंड दे आर सेइंग कि मेरे भी घर से 10 किलोमीटर है, तुम्हारे घर से भी 10 किलोमीटर है, इसका मतलब हम दोनों क्या एक जगह रहते हैं। सो दोनों ने अपना एड्रेस बताया और पता चलता है कि दोनों दोनों कॉलेज के अपोजिट साइड रह रहे हैं। ऐसा सिचुएशन हो सकता है। सो 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर, डिस्टेंस अलग हो सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस सेम हो सकते हैं बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। सो व्हाट डज इट मीन कि दोनों एक जगह से बिलोंग नहीं करते। सो यही कहने का मतलब है कि अगर दोनों का ओरिजिन पॉइंट, दोनों का घर अगर एक जगह नहीं है, सेम गोज फॉर दिस वेक्टर, सो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप वेक्टर यूज करते हो, सो डायरेक्शन विल मैटर। नाउ कमिंग टू द सिनेरियो हियर। सो अब वेक्टर्स में आपने मैग्नीट्यूड देखा और डायरेक्शन देखा, तो इन दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा, then you will have a new vectors. Now, vectors के representation कैसे होते हैं? So for that, we use two representations. One would be in terms of row vector and the other would be in terms of the column vector. अब रो वेक्टर क्या होता है? जैसे कि टीचर आपको बोलते हैं फर्स्ट रो में बैठ जाओ, तो आप विजुअलाइज करना अभी को, फर्स्ट रो में बैठने का मतलब क्या होता है, जो कि टीचर से सबसे नजदीक वाली डेस्क है, यानी बेंच डेस्क जो भी है, ओके। सो सिचुएशन ये है कि जो आप देखते हो हॉरिजॉन्टल लाइन एक तरह से, वो आपका बताता है रो। सो यू मस्ट हैव समथिंग लाइक दिस एज द रिप्रेजेंटेशन फॉर योर रो वेक्टर। सो इसके लिए मैं एक वेक्टर रिप्रेजेंट करूं, सो आई कैन हैव दिस एज 1 2 3, दिस कैन बी अ रो वेक्टर। कॉलम वेक्टर क्या हो सकता है? अब आप अलग अलग कॉलम के देख रहे हो। सो कॉलम से याद रखना, जब भी आप पिलर्स की बात करते हो, सो उसमें घर बनता है, सो उसमें पिलर्स को क्या बोलते हो कि कॉलम डाला गया है। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन सी दैट की वर्टिकल डिस्टेंस इज व्हाट यू हैव फॉर द कॉलम, ओके। सो कहने का मतलब जब भी आप कॉलम की बात करते हो तो वर्टिकली आप देखते हो, ओके। सो देयर मस्ट बी समथिंग लाइक दिस सिचुएशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉलम वेक्टर। सो कहने का मतलब इसी वेक्टर को मैं कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट करूं, सो आई कैन रिप्रेजेंट दिस एज 1 2 3। दोनों में ऑर्डर्स देख रहे हो, ऑर्डर्स सेम है। कुछ बुक में इस 1 2 3 को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हुए देख सकते हो, ओके, दैट डजंट मैटर, क्योंकि ये मैट्रिक्स के नोटेशन में चला जाता है, वो हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे। सो 1 2 3 ये आपका वेक्टर है, इसका मतलब 1 2 3 जनरली ये रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है until and unless you try the vectors as in form of matrices. So vectors एक तरह से आपके मैट्रिक्स के ही कंपोनेंट है, we will figure that out in the later chapters. Okay, so यहाँ पे रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर आपने देखा, so इन दोनों में ऑर्डर आपके सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, that means these two are the same vectors. Okay, so here I will write that 1 2 3 and 1 2 3 are represent the same vector, represent the same vector. नोट डाउन करो तो जरा, यहां तक किसी को कोई अगर डाउट है सो प्लीज बताएं। जो लोग आज पहली क्लासेस ले रहे हैं, एक चैट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, उन चैट बॉक्स में आप कभी भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ लेट मी नो। ओके, आई होप आपने लिख लिया। सो लेट अस मूव फर्दर। अब यहां समझो, अब आपके लिए कोई वेक्टर है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो? सो टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज लोअर केस बोल्ड अल्फाबेट, ठीक है। जैसे कि मुझे एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, सो आई विल रिप्रेजेंट दिस एज, दिस इज
lowercase x. So this is what you have as vector x. Okay, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो x बार x एरो, ठीक है। ओके, सो बार जनरली मैथ्स में यूज करते हैं, दिस इज फॉर कंस्टेंट वैल्यू ऑफ x। ओके, लेकिन जब आप एरो नोटेशन दे देते हो, सो दैट आल्सो फिक्सेस अबाउट द डायरेक्शन। ओके, सो जब भी एरो देखते हो, सो दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, लेकिन ये अभी के काम का नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। नाउ कमिंग टू दिस, वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो x वेक्टर से, so for that you can have this vector x represented as x1, x2, x3 and so on till xn. So इस वेक्टर में there are n components. ओके, इस तरह के वेक्टर को बोलोगे n टपल्स। ओके, ये वैसे नोमेनक्लेचर के लिए ही है, ज्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है। सो यू हैव n डिफरेंट कंपोनेंट्स, और ये n डिफरेंट कंपोनेंट्स जो देख रहे हो रिप्रेजेंट्स n डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, और जो n कंपोनेंट्स का मतलब हुआ n डिफरेंट डायरेक्शंस। इसी में जो वैल्यूज आप देख रहे हो x1, x2, x3 एंड सो ऑन टिल xn, ये वैल्यूज बता रहे हैं कितना डिस्टेंस उस डायरेक्शन में देखा गया है। ओके, सो मैग्नीट्यूड्स और वैल्यूज रिप्रेजेंट द डिस्टेंस इन various directions. अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं चलता हूं, कुछ रिप्रेजेंट कर लिया जाए आपको बताने के लिए। सो सपोज दिस इज व्हाट यू हैव एज कार्टेशियन प्लेन। सो यहाँ पे आपका x एक्सिस, यहाँ पे x डैश एक्सिस, यहाँ पे आपका y एक्सिस, यहाँ पे y डैश एक्सिस, कुछ ऐसा हो सकता है। सो देयर कैन बी अ वेक्टर, दैट वेक्टर would be represented like this. ओके, सो इसको हमने रिप्रेजेंट किया कहां से, 0 0 से। ओके, अब 0 0 से आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सो यू से कि ये कहां पे है। सो एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, सो लेट अस हैव दिस एज दिस पॉइंट। ओके, सो इस पॉइंट को अगर आप मार्क करना चाहते हो, सो यू कैन हैव दैट एज समथिंग लाइक दिस। ओके, सो अगर आप ओरिजिन से इस x डायरेक्शन में मूव करते हो, सो कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, लेट अस रिप्रेजेंट दिस बाय लोअर केस x। इधर से आपका y एक्सिस की तरफ कितना मूव करना पड़ेगा, लेट अस रिप्रेजेंट दिस बाय लोअर केस y। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट वुड बी x y। अगर yx लिखते हो तो वैल्यू अलग होगी। सो xy का मतलब हुआ x distance in the x axis direction, y distance in the direction of a y axis. I hope यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होगी। So xy is what you have as something like this situation. Okay? So आद्या का वीडियो, आद्या आप एक काम करो, एक बार रिज्वाइन करना जरा फिर से, क्योंकि इन दोनों का तो दिख रहा। ओके, सो अब यहां रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मान लो आपने देखा कोई एक वेक्टर है, दैट वेक्टर इज लाइक दिस। ओके, लेट अस हैव दिस एज वेक्टर ए। ओके, सो इस वेक्टर का अगर आपको देखना है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और किस डायरेक्शन में है,
तो आप कैसे देखना चाहोगे, आप इसको देखोगे कि ओरिजिन से किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितने डिस्टेंस पे है। ओके, सो फ्रॉम ओरिजिन यू विल लुक इनटू इट। सो द लेंथ or magnitude or direction of a vector is measured from the origin। ओके, पहली सिचुएशन ये है। अब इसमें देखो, अब ये वेक्टर ए है, सो व्हाट विल बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए जो होगा, ये जस्ट इसका सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा और वो जस्ट इसके पैरेलल होगा। ओके, सो इफ दिस इज वेक्टर ए, सो दिस वेक्टर विल बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, सो माइनस ए वेक्टर क्या है, वेक्टर ए का जस्ट पोलर अपोजिट। ठीक है, मतलब दूसरे उल्टे डायरेक्शन में विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। ऐसा क्यों है समझो जरा। दिस इज इक्वल टू -1 into vector a। So suppose you have vector a that is represented as a1, a2, a3 and so on till an। Okay, and then you will have minus a vector as minus a1, minus a2, minus a3 and so on till minus an। कहने का मतलब, अगर इस माइनस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगी, सो यू हैव दिस एज माइनस ऑफ ए। सो हर कंपोनेंट में एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। सो ये नेगेटिव वैल्यूज को अगर आप देख रहे हो, सो अगर 2 डायमेंशनल स्पेस में देखा जाए, सो फॉर 2 डायमेंशनल स्पेस यू कैन हैव दिस एज वेक्टर ए विल बी इक्वल टू a1, a2। उसी तरह आपका माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, -a1 -a2। ओके, सो -a1 और -a2 आपने जब निकाल लिया, इन दिस सिचुएशन यू कैन सी कि अगर हम एक कोई ऐसा बनाए कार्टेशियन प्लेन, सो उस कार्टेशियन प्लेन में अगर आप इसके एक्सिस को मार्क करते हो, लेट अस हैव दिस x, x डैश, y, y डैश। ओके, सो इन दिस सिचुएशन अगर आपने यहां से कुछ वेक्टर लिया, ओके, सो लेट अस हैव दिस एज वेक्टर ए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस विल बी व्हाट यू गेट। ओके, ये वाला जस्ट उसका उल्टा, या दूसरे सेंस में बात करो, सो यू कैन हैव दैट रिप्रेजेंटेड एज समथिंग लाइक दिस वेक्टर। ओके, इसी को एक तरह से एक्सटेंड कर रहे हो आप, तो ओरिजिन से आप ले रहे हो इसी के जस्ट अपोजिट विथ इक्वल डिस्टेंस। ओके, सो समथिंग लाइक दैट इज देयर। सो ये आपका हो गया माइनस ए वेक्टर। ओके, सो सेम मैग्नीट्यूड रहेंगे लेकिन डायरेक्शन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द आइडिया फॉर द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। अब आते हैं, जब वेक्टर आपने देख लिया, सो वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कैसे काम करता है, फॉर दैट लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सपोज दिस इज योर वेक्टर ए। ओके, आपने यहां से स्टार्ट किया, लेट अस हैव दिस एज होरिजन। ये आपका घर था, घर से आप निकले कॉलेज के लिए, कॉलेज से आप चले गए पार्टी करने के लिए। ओके, सो फ्रॉम कॉलेज यू वेंट इन सम अदर डायरेक्शन फॉर पार्टी। हो सकता है वो आपके घर की तरफ हो, घर से दूर की तरफ, कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है। ओके, सो टोटल आपने यहां से यहां जाना है। ओके, सो एक सिचुएशन था कि आप दो लोग एक साथ रह रहे हो, सो 2 फ्रेंड्स आर लिविंग टुगेदर, सो दैट कैन बी अ सिनेरियो।
कि एक को क्लासेस लेनी है, दूसरे को क्लासेस नहीं लेनी है। जिसको क्लासेस लेनी है वो पहले कॉलेज जाएगा, कॉलेज के बाद जहां भी मस्ती करने का स्पेस ढूंढा गया है, ओके। सो यहां से यहां जाए, सो इसको मैं ले लूं पार्टी का पॉइंट। सो एक ने क्या किया, यहां से यहां, यानी कि वेक्टर ए, फिर दूसरा वेक्टर बी, ओके। दूसरे ने क्या किया, डायरेक्टली घर से ही वही पार्टी पॉइंट पे निकल लिया, ओके। सो दोनों यही मिले। सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट यू हैव वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ओके। कहने का मतलब यहां से पहले आप यहां जाओ, उसके बाद यहां से यहां जाने के बाद फिर यहां से आप यहां गए, तो ये यहां से जो डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस पे और इसी डायरेक्शन में आपने इस वेक्टर को ऐड किया है। इस पॉइंट से आपने फिर नई जर्नी स्टार्ट की, ओके। सो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, these two with the direction will be added to give vector a plus a vector b, ओके। ये सिनारियो हो गया एडिशन का। अब आते हैं निगेटिव कैसे करेंगे आपका अगर माइनस करना है। सो फॉर दैट लेट अस स्टार्ट विद दिस वेक्टर a, ठीक है। ये आपका वेक्टर हो गया वेक्टर a। अब आते हैं वेक्टर बी का। सो एक वेक्टर है आपका वेक्टर बी, कुछ ऐसा वेक्टर बी हो सकता है। सो वेक्टर बी कैन बी समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप यहां से यहां ऐड करोगे, सो आपका तो ये, आपने इसका बेस अगर यहां पे रख दिया, सो दिस इज एडिशन। सो हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करोगे, इसके ओरिजिन को आप इस ए के ओरिजिन पे ले जाओगे, ओके। सो समथिंग लाइक दिस इज टू बी डन। सो ये क्या किया मैंने, मैंने इस वेक्टर को उठाया और इस वेक्टर को मैंने एग्जैक्टली इसके ओरिजिन पे प्लेस कर दिया, ओके। सो इसके ओरिजिन पे प्लेस कर दिया और उसके बाद जो भी मुझे डिस्टेंस मिला, दिस इज व्हाट आई गॉट एज वेक्टर ए माइनस बी, ओके। ये मुझे ए था और ये जो डिस्टेंस मिला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो दिस इज व्हाट यू हैव ए, दिस इज योर ए माइनस बी, और यहां से लेकर अगर यहां तक का देख रहे हो, सो दिस इज योर वेक्टर बी। अब ये कैसे काम किया इसको समझो। अब इसको समझने के लिए आप वेक्टर बी को क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ओके। कहने का मतलब माइनस बी वेक्टर जो है वो इस बी वेक्टर के अपोजिट में होगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन हैव दिस एज, अगर आपका ये वेक्टर ए हो गया, सो वेक्टर बी आपका कुछ इधर की तरफ जाना था। सो इसको आपने क्या किया, उसको रोटेट कर दिया 180 डिग्री। सो मैं इसको क्या करता हूं, रोटेट करता हूं। सो इसको क्या कर सकते हो, ये रोटेट कर दिया मैंने, फिर से वही रह गया। सो अगर रोटेट कर दूं मैं 180 डिग्री तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके, इनिशियल पोजीशन से। अब इसको मैंने क्या किया, इस वेक्टर ए, सॉरी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज सेम एज वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो मैंने वेक्टर बी को चेंज कर दिया, इसको डायरेक्शन को 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद मुझे माइनस बी वेक्टर मिल गया। सो दिस विल बी व्हाट आई गेट एज माइनस बी वेक्टर, ओके। सो माइनस बी वेक्टर मुझे मिल गया। अब इस माइनस बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर पे ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी। सो ए वेक्टर यहां से लेकर यहां तक सा, दिस इज वेक्टर ए। सो इसको मैं यहां पुट कर दूं, सो आई विल गेट दिस एज समथिंग लाइक दिस सिचुएशन,
ओके, सो मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ. सो समथिंग लाइक दैट कैन बी देयर. अब ये जो आपको मिला, दिस इज व्हाट यू हैव एज माइनस ऑफ v वेक्टर. ओके, सो आपने स्टार्ट कहां से किया था? यहां से. और आपको फाइनल कहां पे जा रहे हो? यहां पे. सो दिस इज व्हाट यू हैव एज a वेक्टर माइनस v वेक्टर. सो अगर आप इसको देखोगे यहां से लेकर यहां तक, ये और ये दोनों सेम बात है. अब यहाँ का मतलब क्या हुआ कि मैं ये ऐसे रोटेट क्यों कर रहा था, इधर से उधर मूव क्यों कर रहा था? अब यहाँ समझो, जब भी आप लेंथ, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन देखते हो वेक्टर का, वो ओरिजिन के कंपैरिजन में देखते हो. ठीक है. सो कहने का मतलब, ये जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हो, दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट यू टेक एज द ओरिजिन. ओके, सो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है. तो आपके लिए ओरिजिन कुछ और हो सकता है, मेरे लिए ओरिजिन कुछ और हो सकता है, आपके फ्रेंड के लिए ओरिजिन कुछ और हो सकता है, किसी और फैकल्टी के लिए ओरिजिन कुछ और हो सकता है. ओके, सो हर वेक्टर की ओरिजिन अलग अलग हो सकती है, लेकिन कंपैरिजन के लिए हम लोग सबको एक तरीके से कंपेयर करेंगे. सो फॉर दैट व्हाट आई मीन इज, सपोज आई हैव टेकन दिस एज अ वेक्टर. सो ये वेक्टर यहां रहे, या बस पैरेलली यहां शिफ्ट हो जाए, या इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, या ऊपर शिफ्ट कर दूं, या साइड में शिफ्ट कर दूं, सब जगह ये वेक्टर कहीं भी जाए, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, तो वेक्टर विल रिमेन द सेम. ओके, सो दैट इज द आइडिया हियर. जनरली ग्राफिकल क्वेश्चंस आपके यूज का नहीं होता, बस ये समझने के लिए था. ओके, सो moving a vector without changing the magnitude or direction, magnitude and direction, the vector remains the same. ओके, सो ये कहानी थी. लेकिन जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का करते हो, सो आपका प्लेसिंग चेंज होने से आपका इसेंस चेंज होता है. ओके, क्योंकि आप डिस्टेंस कहाँ से कहाँ जा रहे हो वो मायने चेंज हो जाएंगे. लेकिन ये अगर इंडिपेंडेंटली एक पर्टिकुलर वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, सो उसके लिए अगर आप ओरिजिन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हो, सो वेक्टर आपका सेम ही रहेगा. जैसे कि मैं किसी एक वेक्टर को, मैं यहाँ से अगर ये है, इस वेक्टर को, सॉरी, इस वेक्टर को मैं इधर मूव करूँ, इधर मूव करूँ, इधर करूँ, या नीचे ऊपर कुछ भी ऐसा करो. ठीक है, सो इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, सो ये वेक्टर सेम ही रहेगा. ओके, जस्ट क्या होंगे, इसके ओरिजिन डिस्प्लेस हो जाएंगे, ओरिजिन एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी. आई होप यहां तक समझने में कोई इशू नहीं था. इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसके ऑपरेशंस पे देखेंगे. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. अब यहां चलते हैं, कंपैरिजन ऑफ वेक्टर्स फॉर इक्वालिटी. सो यहाँ पे कुछ चीजें याद रखना. सबसे पहले, two vectors given must have the same number of components. ओके, सो सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि दोनों में जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस जो आप देख रहे थे, वो दोनों वेक्टर्स में सेम होनी चाहिए. कहने का मतलब, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वन इज वेक्टर ए एंड द अदर इज वेक्टर बी. सो इसके लिए अगर आपका a1, a2, a3 है, इसके लिए b1, b2,
B3 B4 है। सो इसके लिए टोटल कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट्स। ओके, इसमें कितने कंपोनेंट्स है? 4 कंपोनेंट्स। इट मीन्स दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कैनट बी कंपेयर्ड। पहली कंडीशन तो आपको ये समझना था। अच्छा, अगर मान लो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रहे तब कैसे करोगे? सो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी if and only if first condition is the number of components in both vectors is the same, and the second thing is a1 is equal to b1, a2 is equal to b2, and so on till an is equal to bn। कहने का मतलब अगर वेक्टर a है, let us represent this by a1, a2, a3 and so on till an। उसी तरह आपका वेक्टर b है, that is like b1, b2, b3 and so on till bn। in that case a vector is equal to vector b if and only if a1 is equal to b1, a2 is equal to b2 and so on till you have all the conditions as a3 equal to b3 and so on as an equals to bn। अब यहां समझो जरा, अगर मैं एक वेक्टर a लिखूं, दिस इज 1 2 3, एक दूसरा वेक्टर b लिखूं, दैट इज 2 1 3। सो इन दैट केस यू कैन सी 3 3 दोनों में है, 1 1 दोनों में है, 2 2 दोनों में है, लेकिन 1 और 2 की ऑर्डरिंग जो है वो अलग अलग है। सो इन दैट केस वेक्टर a एंड वेक्टर b, these two are not equal। एक और दूसरा सिचुएशन ले लिया जाए, we have vector m, that vector m has something like say 3 4 7, and vector n that has something like 2 का स्क्वायर minus 1, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें कैसे कंपेयर करोगे? इसकी जो वैल्यू देखोगे, सो दैट वैल्यू इज 2 स्क्वायर is 4 minus 1, that is 3, 2 square is what you have as 4, 2 square is 4 plus 3, that gives you 7। so 3 4 7 यहाँ भी आ रहा है, 3 4 7 यहाँ भी आ रहा है। so दोनों में करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड सेम आ रही है और दोनों वेक्टर्स में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सेम है। इन दैट केस दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। ओके, सो ये वेक्टर्स हो गए इक्वल। अगर मान लो कुछ एग्जाम में आपको कंडीशंस दिए आते हैं कि अगर एक कंपोनेंट आपका फाइंड करना होता है, वो उसकी वैल्यू नहीं दी होती है और बताया होता है कि ये दो वेक्टर आपके इक्वल हैं, सो उसके करस्पॉन्डिंगली दूसरे वेक्टर में क्या वैल्यू दिया गया है उसको आप पुट कर दोगे, वो आपका आ जाएगा आंसर। आई होप इसको समझ गए हो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। सो we will see some and differences of two vectors। ओके, सो इस सिचुएशन में क्या करना है? सो सपोज यू हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो दोनों वेक्टर्स में यहां पे फिर से सेम कंपोनेंट्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ
components. Okay, अब यहां समझो जरा. You have vector A that is represented as A1, A2, A3 and so on till An. Vector B that is equal to B1, B2, B3 and so on till Bn. So in that case, what will be vector A plus vector B? इसमें क्या करोगे, जो भी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की वैल्यूज है दोनों वेक्टर्स में, उन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे. सो व्हाट आई मीन इज फर्स्ट कंपोनेंट इन दीज टू वेक्टर्स आर a1 एंड b1. सो इन दोनों को आपने ऐड कर लिया और ये बन गया a वेक्टर और b वेक्टर के सम का फर्स्ट कंपोनेंट. सो सेकंड कंपोनेंट कैन बी डिराइव्ड एज a2 plus b2 and so on. You can derive an plus bn as the nth component of vector a plus b. So this is what you have as first component of vector a plus vector b. इसी तरह ये आपका nth कंपोनेंट हो जाएगा. ठीक है, अब आ जाओ, अगर यही पूछा जाए वेक्टर a माइनस वेक्टर b, सो दिस इज समथिंग लाइक वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b. और वेक्टर b जब आप जानते हो, सो माइनस b कैन बी रिटन एज माइनस b1 माइनस b2 माइनस b3 and so on till minus bn. So in that situation you will have vector a minus vector b, that will be the addition of the corresponding components in this a vector and minus b vector. So इस situation में आपकी a vector minus b vector की वैल्यू हो जाएगी something like a1 minus b1 a2 minus b2 and so on till an minus bn. ओके, सो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया. अब यहां समझो, अगर मेरा वेक्टर m है, दैट वेक्टर इज 1 2 3, n वेक्टर is what I have as 3 1 2. Okay, so I will have vector m plus vector n, that will be equal to 1 plus 3, इसका 1 इसका 3 इसका 2 इसका 1. ओके, फिर थर्ड कंपोनेंट क्या है, इसमें 3 और इसमें 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 3 5. ओके, नाउ let us find vector m minus vector n. In that case you will get this as 1 minus 3 as the first component, 2 minus 1 as the second component, 3 minus 2 as the third component. So this will be giving you minus 2 1 1. Okay, so ये क्या हो गया, m वेक्टर माइनस n वेक्टर. ओके, सो ये क्या हो गया आपका डिफरेंस, किससे, m में से n माइनस करने पे. अगर आप n वेक्टर माइनस m वेक्टर करते हो, इन दैट सिचुएशन यू गेट दिस एज, इसका डिफरेंस से इसको माइनस करना, मतलब इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यूज निकालने. सो 3 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2, फिर 2 माइनस 3. सो दैट विल बी गिविंग यू 3 minus 1, 1 minus 2, 2 minus 3. So this will give you 2 minus 1 minus 1. Okay, so what you could see that m vector minus n vector and n vector minus m vector, these two vectors are not the same. Okay, so ये situations आपको याद रखने चाहिए, नोट डाउन कर लो. कोई डाउट है यहां तक तो बताओ जरा, कोई डाउट अभी तक? Okay, so let us move further. So now we will see multiplication of vectors by scalars.
ओके, अब यहाँ समझो स्केलर्स का मतलब क्या होता है। स्केलर्स का मतलब होता है रियल नंबर्स, ठीक है। सो कोई एक स्केलर ले रहे हो, ओके। सो स्केलर अगर आपने लिया है, लेट दैट स्केलर बी टी, सो इन दैट केस यू विल हैव टी बिलोंगिंग फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। सो चलो अब यहाँ यू हैव वेक्टर ए, सो वेक्टर ए आपका दे रखा है a1 a2 and so on till an, okay, so you have something like that. So t times vector a, that will be equal to t being multiplied with each of the components here, so that will give you t times a1, t times a2 and so on till t times an, ओके। सो ये आपका हो गया t से मल्टीप्लाई होकर। अब यहां समझो, आपके पास एक और वेक्टर है, लेट दैट बी वेक्टर बी, उसका है b1 b2 and so on till bn, okay। So in that case s b vector, s is also a scalar, t s are scalars, ओके। सो स्केलर्स में ये हम जो लेते हैं वो आपकी नन जीरो वैल्यू ली जाती है, ओके। सो टी और एस ये दोनों आपके नन जीरो वेक्टर्स लेंगे, तो आपकी जो वेक्टर की वैल्यू होगी वो भी नन जीरो होगी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय जीरो वेक्टर एंड नन जीरो वेक्टर, ओके। सो अभी समझो कि ये जो टी एंड एस जो है not equal to 0. So what does it mean? That t is not equal to 0, s is not equal to 0. Okay, so in that case s times b vector, that is equal to s b1 s b2 and so on till s bn, okay। अब मैं क्या करूं, अगर t a plus s b लिखूं, so I will get this as t a1 plus s b1 as the first component, t a2 plus s b2 as the second component and so on till t times a1 plus s times bn as the nth component। तो ये जो वैल्यूज देख रहे हो ये आपका बताएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। कहने का मतलब अगर इसको मैं कॉलम वाइज लिखूं, सो आई कैन राइट दिस एज this is what you have t multiplied with vector a, so vector a को आप लिख सकते हो a1 a2 and so on till an vector। उसी तरह आपके s वेक्टर को क्या लिख सकते हो sn2, this can be written as b1 b2 and so on till bn, okay। and this is equal to what you have as t a1 plus s b1 t a2 plus s b2 and so on till t an plus s bn, okay। that is the idea here। so you get this as this, ये जो वेक्टर देख रहे हो इस t a बा a sorry t times a vector plus s times b vector is a linear combination of vectors a and b। अब इसी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेट अस हैव दिस एज वेक्टर c। मान लो कुछ ऐसा वेक्टर है, वेक्टर c। सो इसी को मैं लिख सकता हूं, दिस इज व्हाट यू कैन राइट एज वेक्टर c is a linear combination of the vectors a and b। अब यहाँ पे c का जो कंपोनेंट होगा ये क्या क्या हो सकता है, c का जो वेक्टर लिखोगे दैट कैन बी समथिंग लाइक c1 c2 and so on till cn, ओके। सो यहाँ का मतलब क्या हुआ कि c1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू t टाइम्स a1 प्लस s टाइम्स b1,
C2 की वैल्यू क्या है, T टाइम्स A2 प्लस S टाइम्स B2 and so on till you have Cn equal to T times An plus S times Bn. Okay, I hope you got this. किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ पे कुछ पूछना है तो बताओ, लिख लेना तो भी बताना। ओके चलो, अब कुछ रूल्स करते हैं। सो रूल्स, पहला रूल क्या है, यू हैव वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन का होल्ड करता है, लेकिन वहीं आप सब्ट्रैक्शन के लिए देखोगे, सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता। ओके, इन जनरल कभी कभी हो सकता है दोनों सेम वैल्यू आ जाए। कब, जब दोनों सेम वेक्टर को कर रहे हो, सो इन दैट केस यू कैन गेट दिस एज जीरो वेक्टर। कमिंग टू द सेकेंड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी put together plus vector c, that can be written as vector a plus vector b plus vector c. This can be same as vector a plus vector c plus vector b, and this can be also written as vector a plus b plus c put together. इसको आप बोलते हो एसोसिएटिव लॉ। Okay, now coming to the third one, vector a minus vector a, that is equal to zero vector. This is what we know as zero vector. Okay, अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे जीरो वेक्टर क्या है और नॉन जीरो वेक्टर, इसमें डिफरेंस क्या है। सो फोर्थ इज वेक्टर a plus zero vector, that will give you vector a. Fifth is what you have as alpha plus beta times वेक्टर ए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस ले, हियर आई हैव ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, these are vectors, alpha and beta are scalars. Okay, so this will give you something like as alpha times a vector, okay, plus beta times a vector. Okay, that is the idea there. So इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को ऐड कर लो, या ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा टाइम्स ए बा सॉरी ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ए वेक्टर। ओके, सिक्स्थ कैन बी अल्फा टाइम्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, that can be written as alpha times a plus alpha times v vector. Okay, so something like that can be there. Coming on to the next, this is what you have as vector a plus 1 sorry multiplied with 1, that will give you vector 1. Eighth is what you can have as alpha times beta times vector a, that can be written as alpha times a vector into beta, which can be written as something like alpha times beta times a vector, or this can be same as alpha beta vector a. ओके, सो यहाँ पे हमने जो कंडीशन देखी एक जीरो वेक्टर का, तो ये जीरो वेक्टर होता क्या है, यहाँ समझो। जीरो वेक्टर का मतलब होता है
all components are 0. ओके, और ये 0 वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन को। सो यहाँ पे आपका अगर n टपल की बात हो रही है, यानी कि n कंपोनेंट्स वाले वेक्टर की बात हो रही है, सो n टपल वेक्टर्स, ओके, सो in that situation you will have this as n tuple 0 vector will be represented as a 0 vector that will have 0 for each of the components. So total कितने टाइम्स होंगे? n टाइम्स, और सब जगह वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। Okay, just take a note. If you have any doubt till now, let me know. इसके लिए मैं प्रूफ करने के लिए भी आपको दे ही देता हूँ। पिछली क्लास में जैसे मैंने दिया था उसी तरह यहाँ भी प्रूफ करने के लिए आप लिख ही लो। सो अगर मान लो वेक्टर ए है 1 2 3, वेक्टर बी है आपका 3 1 0, वेक्टर सी है -1 1 0। इसमें आप प्रूफ करना अगर अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 2 है तो, ठीक है। इस पे आप ट्राई करना कि ये रूल्स जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ के बाद चलना है हमें स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही आप बोलते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसका एक और होता है दैट इज अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि आपका जब क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा उस समय साइन थीटा यूज करेंगे, उसका हमारी इकोनॉमिक्स में यूज नहीं होता तो उससे क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट में देयर आर टू वेक्टर्स, द टू वेक्टर्स आर वेक्टर ए and vector b. So for that you have vector a dot vector b. ये कैसे होंगे? So for that you first remember a जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट क्या है? a1 a2 and so on till an. ओके, उसी तरह आपका जो वेक्टर b है उसका वैल्यू क्या होगा? b1 b2 और bn, अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। सो उसी तरह अब a डॉट b क्या होता है? दिस इज इक्वल टू यू हैव टू मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स विथ वन अनदर। ओके, सो कहने का मतलब you will have this as a1 multiplied with b1 plus a2 multiplied with b2. Okay, so something like that you have to get. So an bn ये आपका हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। चलो इसी को और मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसके एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। ओके, सो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ इसको, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई बी आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पे आपके जो दो वेक्टर्स हैं, लेट अस हैव दैट एज प्राइसेस एंड क्वांटिटीज। ओके, सो प्राइसेस के लिए जो आप वेक्टर यूज करोगे वी विल कॉल दैट एज प्राइस वेक्टर। क्वांटिटीज के लिए जो आप यूज करोगे उसको मैं बोलूँ क्वांटिटी वेक्टर। सो प्राइस वेक्टर जो आप यूज कर रहे हो, so let us have this as vector p. So vector p we have with the components
P1, P2 and Pn. सो कभी कभी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे आप वेक्टर्स देखते हो, ठीक है। सो उनके प्राइसेस दिए हुए हैं, तो क्वांटिटीज के लिए आपने क्यू वेक्टर निकाला, Q1, Q2 एंड सो ऑन टिल Qn। ओके, सो जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज व्हाट यू हैव एज द इनकम। सो उस टोटल इनकम को आप डिवाइड कैसे करते हो, हर जो गुड होता है उस गुड को बाई करने के लिए आप हर यूनिट ऑफ क्वांटिटी के लिए आप कुछ प्राइसेस पे करते हो। ओके, सो इन दैट सिचुएशन you get something like P1 into Q1 plus P2 into Q2 and so on till Pn into Qn, कुछ ऐसा आता है। सो कहने का मतलब दिस इज व्हाट यू गेट as summation of Pi Qi I ranging from 1 to n, और यही तो आपका हो गया the dot product of the price vector and the quantity vector. Okay, so this is what you have at the total expenditure on all the goods combined together. ठीक है, so ये इसेंस है आपके स्केलर प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का। Okay, just take a note. If you have any doubt till now, let me know. एक क्वेश्चन भी मैं दे ही देता हूँ, आप लोग भी फाइंड करो। एक वेक्टर ले लिया जाए, वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 1 2 3, वेक्टर बी ले लिया जाए -1 0 6। इसमें आपको क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। जल्दी से करो जरा, कोई डाउट है तो बताना। ओके, इसने बोला 17 आया, सो लेट अस हैव दिस vector a dot vector b, so that will be equal to 1 into -1. Okay, so 1 into -1 would be -1, plus 2 into 0 would be 0, plus 6 into 3 that would be 18, so that comes to be 17। सबका 17 ही है ना, आई होप सबके आ गए होंगे। सो लेट अस मूव टू द रूल्स। ओके, सो फर्स्ट रूल इज मैं पहले वेक्टर्स का इसमें लिख ही देता हूं। सो वी हैव वेक्टर्स a b c आर n वेक्टर्स। n वेक्टर्स का मतलब क्या है कि वेक्टर्स इन वेक्टर्स विथ n कंपोनेंट्स। n कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, n डायमेंशंस। ओके, और you have alpha as a scalar. So in that situation, you have first rule as vector A dot vector B equal to vector B dot vector A. This is what you have as commutative law. Second is what you have as vector A into vector B plus vector C. This is what you have as vector A dot vector B plus vector A dot vector C. You can call this as distributive law, लेकिन इसको specify नहीं करते हैं वैसे। Third is what you can have this as alpha times vector A into dot product of vector V. So that can be written as vector A dot alpha times vector B, or this can be written as alpha vector vector A dot vector B। इतना तक तो आप जनरली कर भी सकते हो, लेकिन रियल चैलेंज क्या होता है, एक और जो कंडीशन है, वेक्टर A dot vector B, if this is greater than 0, in that situation you have vector A being non-zero vector. Okay, so this is the situation of non-zero vector. Okay, so ये कहानी हो गई। So ये डबल इम्प्लीकेशन जो आप देख रहे हो, this means
डबल इम्प्लीकेशन। अब इस डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? implies and is implied by, or you can say this means if and only if, ओके, जिसको आप बोलते हो if, ओके। सो दैट्स द आइडिया हियर। अब यहाँ पे इसको मैं प्रूव करता हूँ। सो अगर एक कोई वेक्टर a है, दैट वेक्टर is of n dimension, so I can have a1, a2 and so on till an, okay। So in that case, vector a dot vector a, that can be something as a1 into a1 plus a2 a2 and so on till an into an। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो a dot a, if this is greater than 0, it implies this whole term will comprise of some values which will be non-zero, okay। और ये जो सेम वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करोगे, सो आपको तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, ओके। जब ये सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव ही हो सकते हैं, सो ये जब ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं या 0 हो सकते हैं, यही पॉसिबिलिटीज है। तो अगर सारे कंपोनेंट्स 0 नहीं हो सकते, सो तभी पॉसिबिलिटी है कि ये कंडीशन होल्ड करे। जब सारे टर्म्स एक साथ 0 होंगे, सो उस समय a डॉट a वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू देगा, ओके। सो यहां पे until and unless all the terms give the value 0, ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ओके। ये पॉसिबिलिटी कब हो सकता है? जब सारा का सारा 0 हो, तभी ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगा और उस समय क्या होगा? आपका वेक्टर 0 होगा, ओके। सो अब यहां समझो, जब ये सिचुएशन आ रहा है, इन दैट केस यू विल मीन दैट एट लीस्ट one of the terms ai स्क्वायर, ओके। ये एक तरह से a1 क्या हो गया? a1 स्क्वायर। सो इसको ऐसे लिख सकते हो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल व्हाट यू कैन हैव दिस एज an स्क्वायर, हो सकता है। सो एटलीस्ट वन ऑफ द टर्म्स ai स्क्वायर इज नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो नहीं होगा, ये निगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है। सो या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। जब सारे ही 0 होंगे, तब ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें से कोई एक टर्म भी नॉन जीरो है, तभी जाकर ये केस होगा। सो दिस इंप्लाइज एट लीस्ट वन ऑफ द टर्म्स ए आई स्क्वायर इज नॉन जीरो। अगर एक भी टर्म आपका नॉन जीरो हो जाएगा, तो नॉन जीरो वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा था जीरो वेक्टर के लिए कंडीशन थी सारे कंपोनेंट की वैल्यू 0 था, ओके। सो देयर यू इंप्लाई दैट ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ओके। दैट्स द आइडिया हियर। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो बताना जरा, ओके। जो हमने पहले केसेस लिखे थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और अल्फा बीटा का, उसी को यूज करते हुए आप इन तीनों रूल्स को भी प्रूफ करने की कोशिश करोगे आज, ओके। आई होप कोई डाउट नहीं है। चलो मूव करते हैं। सो अभी जो टॉपिक देखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट यू नो एज लेंथ और नॉर्म, or you can say as the distance of the vector। so distance को अगर आप मेजर करते हो, so दो पॉइंट के बीच में होता है, इसलिए हम लोग वेक्टर्स के लिए यूज करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। सो लेंथ नो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब इसको डिनोट करने के लिए आपका जो सिंबल यूज होता है, सो
this is what you have as the symbol. Okay, so this represents the norm of वेक्टर ए। अब ये वैल्यू आती कैसे है, देखो, दिस इज व्हाट यू हैव एज रूट अंडर ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। सो आपका वेक्टर ए क्या था, दिस वेक्टर ए वाज a1 a2 and so on till an. So you will have this as root under a1 a2 and so on till an dot product with a1 a2 and so on till an. So this will give you something as root under a1 square plus a2 square and so on till an square. Okay, so this is what you know as the length or the norm of the vectors. Okay, so ये आपका कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है। ओके, सो इस सिचुएशन आप समझ लिए, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा गया, इसी को आपको बोला जाता है यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इस सिचुएशन पे याद रखना, जो आपके दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इन वेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका लेंथ निकालना है। ओके, कहने का मतलब अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपने फाइंड कर लिया, सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपने फाइंड कर लिया, सो यू हैव टू कैलकुलेट इट्स लेंथ और इट्स नो। सो फॉर दैट you will have this condition giving you the distance between two vectors a and b. This will be something like vector a minus b। इस वेक्टर का लेंथ और नॉर्म निकालना है। सो इसको कैसे निकालोगे, फिर से इसी की तरह। सो a माइनस बी के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पे a की जगह पे आपका हो गया a माइनस बी वेक्टर। सो इसके लिए आपका जो रूट अंडर हो जाएगा क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b with itself. Okay, so you will have this as a vector minus b vector dot product a vector minus b vector. Okay, I hope ये चीजें आपको समझ आ गई। सो इसको आप एक्सटेंड करोगे सो इस वाले फॉर्मूले से, सो दैट विल बी समथिंग लाइक, ये आपने जाना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता था, a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 एंड सो ऑन टिल an माइनस bn। उसी तरह आप उसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। सो अगर उसका डॉट प्रोडक्ट उसके खुद के साथ करोगे, देन यू विल बी गेटिंग एज a1 माइनस b1 होल स्क्वायर प्लस a2 minus b2 whole square and so on till you have an minus bn whole square। अब यहां समझो, जब भी स्क्वायर टर्म देखते हो, स्क्वायर टर्म हमेशा नॉन निगेटिव होता है। ओके, सो जब ये नॉन निगेटिव होगा और आप जानते हो कि a1 माइनस b1 का जो होल स्क्वायर है, दिस इज सेम एज माइनस ऑफ a1 माइनस b1, इसका भी होल स्क्वायर। सो दिस इज सेम एज b1 माइनस a1 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज समथिंग एज रूट अंडर b1 माइनस a1 होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस a2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन till you have bn minus an whole square. So this gives you what,
will be there vector b minus vector a. अब ये डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स को आप लिखते हो d से. Okay, so d is the distance between the two vectors. So d is the distance between vectors a and vector b. ओके, नोट डाउन करो. कोई डाउट है तो यहां तक तो बताओ. आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. वेक्टर a dot vector b is equal to vector a b. ठीक है, इनका जो नॉर्म है इनटू cos थीटा. ओके, सो ये चीजें आपको याद रखनी है. ओके, अब यहां पे याद रखने के लिए आप क्या करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. ओके, सो यहां थीटा जो बता रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b. ओके, अब यहां से जो आपने चीजें देखी कि जो ए लेंथ और नॉर्म है ये एक डिस्टेंस है. जब भी डिस्टेंस की बात करोगे या लेंथ की बात करोगे सो ये एक तरह से स्केलर होता है. और जो अभी आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट देख रहे हो, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट आपने जो देखा स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ये आपका एंड मोमेंट पे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज एक साथ ऐड हो जा रही है. तो यहां भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर वैल्यू मिल रहा है. सो कहने का मतलब दिस इज अ स्केलर, दिस इज ऑल्सो स्केलर, और cos थीटा की वैल्यू आप तो स्केलर जानते ही हो. ओके, नाउ कमिंग टू दिस, ये सिचुएशन आपको यहां तक तो काम आएगी, ये आप कर सकते हो. अब यहां समझो कि यू कैन हैव दिस एज cos थीटा. अब इसको यूज करने के लिए जब मैंने बोल दिया कि ये आप यूज कर सकते हो, तो कैसे निकालोगे, सो यू कैन गेट cos थीटा इक्वल टू dot product of vectors a and b divided by the norms of the two vectors. ओके, ये आपने निकाल लिया और निकालने के बाद आपको cos थीटा ये आपको वैल्यूज दी होगी, तो cos थीटा का वैल्यू आपको आ जाएगा, cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा. सो यू कैन फाइंड द वैल्यू थीटा. ठीक है, सो ऐसे आप निकाल सकते हो. अब यहां समझो एक कंसेप्ट है ऑर्थोगोनालिटी का. ऑर्थोगोनालिटी का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू हैव ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, सो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आपके होते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स. और ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, एंगल बिटवीन दीज टू इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, और आप जानते हो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. सो यहां से हमें कंक्लूजन्स निकालने हैं. सो इससे आपके दो रिजल्ट्स निकलते हैं. पहला रिजल्ट क्या निकलता है, दैट यू हैव दिस सिचुएशन गिविंग यू a वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0. अब ये सिचुएशन कब होगा, सो a वेक्टर और b वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं. ओके, सो वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन जीरो वेक्टर्स. ठीक है, सो जीरो वेक्टर होगा तो उसका किसी और वेक्टर के साथ आप एंगल निकाल ही नहीं सकते, उसकी परपेंडिकुलरिटी देख भी नहीं सकते. ओके, सो यू हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनका डॉट प्रोडक्ट आया आपको 0. सो उस सिचुएशन में आपका मतलब क्या हुआ, ये जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ये दोनों आपके वैल्यूज तो नॉन जीरो होंगे. ओके, सो ये दोनों नॉन जीरो होंगे तो cos थीटा की वैल्यू 0 रही होगी. सो इज इक्वल टू 0 मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू 0. सो cos थीटा 0 कब होगी, जब आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी. सो इसका मतलब क्या होगा,
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल। सो आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दीज टू आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ओके, देन आपकी ए वेक्टर की वैल्यूज कुछ दी होगी, वेक्टर बी की वैल्यू नहीं दी होगी, ठीक है, उसमें कुछ कंपोनेंट की वैल्यू दी हो सकती है, कुछ कंपोनेंट की वैल्यू मिसिंग होगी, आपको फाइंड करने दे दिया जाएगा या कुछ कॉम्बिनेशन बनाने दे दिया जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे? इसी फॉर्मूले को यूज करके। सो ये डॉट प्रोडक्ट आपने निकाल लिया, अब इस लॉजिक को यूज करना है कि जब ये डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0, देन यू हैव वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इसी को आप लिखते हो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है। सो अगर आपको ऑर्थोगोनैलिटी दी हुई है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, सो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो और उसके बाद जो भी कंपोनेंट्स की वैल्यू मिसिंग है वो मिसिंग वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहां तक तो चीजें आपके लिए डुएबल है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखना। कमिंग टू द सेकंड रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना है कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। cos थीटा की वैल्यू आपके -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, ओके। थीटा का वैल्यू जो भी आप लेते हो, सो दैट इज एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स दैट कैन बी फ्रॉम 0 डिग्री से लेकर आपका 180 डिग्री तक, इसी के बीच में हो सकता है। सो जब आपका 0 डिग्री होगा, सो उस समय cos थीटा का वैल्यू होगा 1। सो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। जब cos आपका 180 डिग्री होगा, दैट विल बी इक्वल टू -1, ओके। सो उसी को मैं यहाँ यूज कर रहा। सो कहने का मतलब क्या है, दिस cos थीटा belongs to the value, जब ये आपका -1 से 1 के बीच में है, ओके। सो इफ आई टेक द mod of this, so mod of cos theta will lie between 0 to 1 only, okay। so mod का मतलब क्या है? मॉडुलस फंक्शन, मतलब नेगेटिव वैल्यूज आपकी हो ही नहीं सकती, जो भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी उनको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मॉडुलस वैल्यू निकल जाएगा, ओके। सो दैट इज द आइडिया हियर। सो अगर -1 है तो mod of -1 would be 1, mod of -0.5 would be 0.5, because for the negative values you have to multiply with -1, okay। so that's the idea here, okay। so आपका ये cos थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। कहने का मतलब अगर मैं cos थीटा का मॉड निकालूं, so this will be giving me the values which will be less than or equal to 1. That is what is important implication here, okay। so main चीजें आपको यही है। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे चीजें क्या करनी, इसको यहाँ पे यूज करना। सो वी हैव ए डॉट वी का मॉड। सो आप स्केलर की वैल्यू जानते हो, सो स्केलर में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, सो जिसमें आपका ये वैल्यू आया था, अगर मैं यहाँ पे -6 लिखा होता, -6 लिखा होता तो यहाँ पे -18 होता, सो -19 की वैल्यू आती। सो इन दैट केस यू नो कि आपके डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसका मॉडुलस आप निकाल सकते हो, ओके फाइन। सो यू हैव दिस एज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये तो हमेशा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी डिस्टेंस है, हमेशा पॉजिटिव होगा, जो भी मॉडुलस फंक्शन लगेगा वो इसी के लिए लगेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ ए टाइम्स नॉर्म ऑफ बी टाइम्स मॉड ऑफ कॉस थीटा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इसमें मॉडुलस फंक्शन लगा दिया, मॉडुलस फंक्शन लगाया। सो लेफ्ट साइड में इसका मॉडुलस फंक्शन, अब ये दोनों लेंथ हैं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, सो ये दोनों में मॉडुलस फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, सो उसके लिए मैंने मॉडुलस फंक्शन लगा दिया,
ओके, दैट्स द आइडिया। सो यहां से आप जानते हो cos थीटा की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। सो दिस कैन बी रिटन एज mod of a dot b, which can be equal to the norm of a multiplied with norm of b into cos थीटा, और एक cos थीटा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो इसको यूज करते हुए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये cos थीटा का जो मॉडुलस है दिस इज लेस देन 1। ओके, सो इसको अगर किसी से मैं मल्टीप्लाई करूं, सो समथिंग लाइक दिस इज मल्टीप्लाइड विथ x, सो x मल्टीप्लाइड विथ mod of cos theta, so this value should be less than or equal to x times 1. okay, I agree, I hope you agree with me. so यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? norm of a times norm of b. so x की वैल्यू है आपका norm of a times norm of b. यहाँ पे आपने क्या किया? x की वैल्यू norm of a into norm of b लिख दिया। ओके, सो you got this as a dot b का mod this is less than the norm of a into the norm of b। ओके, यही कंक्लूजन आपको याद रखना था। दिस इज व्हाट यू नो एज कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ओके, नोट डाउन करो जरा, कोई डाउट है तो बताओ। ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। कोई डाउट हो तो बताना। ओके, जस्ट टेक अ नोट। हाँ, देखो यहाँ पे क्या करना है, ये आप जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है, जैसा कि आपने फाइंड किया था यहाँ पे। सो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था डॉट प्रोडक्ट के लिए, सो यू फाउंड अ रियल नंबर। ओके, सो रियल नंबर आपका निकल कर आएगा, वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है कि अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, अगर निगेटिव वैल्यू है तो उसको क्या करोगे आप? -1 से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लोगे। ओके, सो हमारे ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन में आपको मॉडुलस फंक्शन लगाना है। तो मॉडुलस फंक्शन अगर लेफ्ट साइड लगाओगे तो इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए राइट साइड भी मॉडुलस फंक्शन लगाना पड़ेगा। ओके, सो मैंने क्या किया, दोनों साइड मॉडुलस फंक्शन लगाया। सो लेफ्ट साइड मॉडुलस फंक्शन लगाया, सो आई गॉट दिस। ओके, अब राइट साइड लगाते हैं। सो राइट साइड में जो नॉर्म ऑफ ए और नॉर्म ऑफ बी है, ये दोनों लेंथ डिस्टेंस ये आपकी पॉजिटिव ही होती है। सो उसके लिए आपको मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? तो अगर आप देखोगे यहाँ नॉर्म के लिए या डिस्टेंस के लिए या लेंथ के लिए, तो यहाँ पे देख रहे हो कि सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स है। ओके, सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स है, और वेक्टर्स आपके नॉन जीरो वेक्टर्स है, नॉन जीरो वेक्टर्स है। सो आपके ये टर्म्स सम होकर नॉन जीरो ही होंगे, और वो भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो इसमें मॉडुलस फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्म ऑफ ए नॉर्म ऑफ बी। ठीक है, मॉडुलस कहां लगेगा? सिर्फ कॉस थीटा पे। ठीक है, सो मैंने क्या किया, इधर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं थी, मैंने नहीं लगाया, सिर्फ कॉस थीटा पे लगाया, क्योंकि इसी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू आप जानते हो -1 से 1 के बीच में होता है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, सो अगर मान लो आपके दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है कुछ ऐसा, सो दूसरा वेक्टर हो सकता है कुछ ऐसा, सो इसके बीच में ये डिस्टेंस हो गया। दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है कि ये जो वेक्टर है वो आपका कुछ ऐसे रोटेट हो जाए और इस मूव होकर यहां हो जाए। ठीक है, सो कुछ एंगल बनेगा इनके बीच में। फिर क्या हो सकता है कि इसका कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, फिर इसके अलावा ये रोटेट होकर के, सॉरी, ये रोटेट होकर के आपका और रोटेट कर दिया जाए
समथिंग लाइक दिस कैन बी रीच्ड। ओके, सो ये जो एंगल है ये भी आपके 180 से कम ही है, मतलब कहीं से भी कंपेयर करोगे सो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो होगा वो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होगा। सो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होगा। cos 0 का वैल्यू होता है 1, cos 180 का वैल्यू होता है -1। सो अगर 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में थीटा लाई करेगा, दैट मीन्स cos थीटा की अगर वैल्यू निकालोगे वो -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, सो कहने का मतलब अगर मैं मॉड लगा दूं तो -1 आपका मॉडुलस फंक्शन में 1 हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। सो ये जो वैल्यू है वो cos थीटा का मॉड क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहां से मैंने क्या उठा लिया कि ये जो cos थीटा का मॉड होगा वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से कम होगा या 1 होगा, यही हो पॉसिबिलिटी है। सो वही मैंने यहां पिक कर लिया। अब इसको मैंने यूज किया यहां पे। सो cos थीटा is less than or equal to 1 in modulus, it means that x time mod of cos theta will be less than x time 1. That is the one idea here. So इसको हमने यूज किया यहां पे, x की वैल्यू क्या कर लिया, norm of a times norm of b कर लिया। ओके, और ये हमने x मान लिया। सो यहाँ पे इसको अगर आप यहाँ पुट करोगे, इसको मत देखो, अब इसको इससे कंपेयर करो। सो cos थीटा का मॉड इज लेस देन 1, सो cos थीटा का मॉड इज लेस देन 1, इन दैट केस यू हैव दिस होल टर्म बीइंग लेस देन दिस होल टर्म। ओके, क्योंकि दोनों तरफ अगर आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x हमने क्या लिया है, norm of a into norm of b, so you will have this inequality getting hold. So इस सिचुएशन को मैंने एक्सपेंड किया टू गेट द modulus of dot product of a and b being less than or equal to norm of a into norm of b into 1, और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। सो इसी को बोलते हैं कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ओके, दैट्स द आइडिया। आई होप आद्या समझ आया। ठीक है, सो कभी कभी आपके क्वेश्चंस में क्या देंगे कि डायरेक्टली ये ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि क्या होल्ड करता है, ट्रू है या नहीं है। एक क्वेश्चन में ये लेस देन और इक्वल टू होगा, दूसरे ऑप्शन में क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, तीसरे ऑप्शन में क्या होगा कि आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कर दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब है ये इक्वल टू साइन हट जाएगा। चौथे सिचुएशन में क्या होगा, इक्वालिटी साइन दे देगा। ठीक है, सो ये 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, सो आपका सही आंसर क्या है, ये वाला ऑप्शन। ओके, आई होप इट इज ओके टू यू। ओके, मैं उम्मीद कर लूं कि आपने लिख लिया है, बताओ तो जरा। नोटेड, ओके, चलो अब एक और इंपोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अबाउट यूनिट वेक्टर। ओके, सो जीरो वेक्टर में सारे कंपोनेंट्स जीरो होते थे, यूनिट वेक्टर में सारे कंपोनेंट 1 नहीं होते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, लेंथ और norm of the vector is 1, ये कंडीशन है। ओके, सो आपका कंडीशन क्या है, अगर आपका कोई वेक्टर है, सो उस वेक्टर में हम समझते हैं पहले चीजों को। सो अगर n डायमेंशनल वेक्टर है, n डायमेंशनल वेक्टर, तो उस n डायमेंशनल वेक्टर में अगर आपको क्या करना है कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ओके, तो आप कैसे निकालोगे, n डायमेंशनल वेक्टर में एक कंडीशन हो सकता है कि पहला कंपोनेंट 0 हो जाए, सॉरी 1 हो जाए, और बाकी कंपोनेंट आपके 0 हो जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव एज यूनिट वेक्टर in the direction of
फर्स्ट एक्सिस। ओके, अगर यहाँ पे आपका पहला कंपोनेंट -1 भी हो जाए तो भी बात सेम ही है। ओके, सो ये भी आपका यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट एक्सिस, बस यही है कि ये निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका एक यूनिट वेक्टर हो गया और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो कहने का मतलब अगर आप एक एक्सिस पे देखना चाहते हो, सो एक एक्सिस पे आपके दो यूनिट वेक्टर तो मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे n डायमेंशंस हैं, तो अलग अलग डायमेंशंस के लिए अलग अलग यूनिट वेक्टर्स मिल जाएंगे। सो कहने का मतलब अगर सेकेंड डायरेक्शन में देखा, सेकेंड एक्सिस के डायरेक्शन में देखा जाए, सो यू कैन हैव 0 1 0 0 and so on till 0. So this is what you have as unit vector in the direction of second vector. ओके, अब इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करते जाओ, सो यू कैन हैव 0 0 0 एंड सो ऑन टिल एंड में 0 और लास्ट वाला टर्म 1. सो दिस विल हैव यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सॉरी, यहाँ मैंने सेकेंड वेक्टर लिखा हुआ है, सेकेंड एक्सिस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ nth एक्सिस, और यू कैन से कि nth डायमेंशन। ठीक है, nth एक्सिस और nth डायमेंशन। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन और nth डायमेंशन। ठीक है, सो ये सिचुएशन हो गई। अब आप क्या करोगे, इन सबको चेक करोगे कि क्या इनका लेंथ 1 है। सो आप इसी को मल्टीप्लाई कर दो और आपस में डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, सो नॉर्म निकल जाएगा, दैट विल गिव यू द वैल्यू 1। ठीक है, ये आपका सिंपल सा था यूनिट वेक्टर जो कि आपके अलग अलग डायरेक्शन में। सो अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं, सो आई कैन हैव समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं 2 डायमेंशनल स्पेस में देख रहा, सो एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ओके, सो एक सिचुएशन क्या है कि यहां से मैंने निकाला और एक यूनिट का डिस्टेंस मैंने इधर कर लिया। ओके, सो हियर आई हैव 1 0 पॉइंट। ओके, सो यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस निकला, दैट इज व्हाट यू हैव एज यूनिट वेक्टर। ओके, उसी तरह आपका एक और यूनिट वेक्टर हो सकता है यहां से लेकर यहां तक। ओके, सो इसका आप निकालना चाहोगे, दैट विल बी 0 1। एक और आपका यूनिट वेक्टर हो सकता है इन दोनों के बीच में, जो कि हमें पढ़ना है। सो क्या ये इसके बराबर पे आएगा या उसके पहले ही आएगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ओके, सो ये हमें समझना है कि इसके बीच में बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। ओके, जरूरी क्या है कि सबका लेंथ आपका 1 के बराबर हो, दैट इज द आइडिया। ओके, सो इनके बीच में आपके एक, अगर इसका लेंथ नॉर्म 1 है, सो आपका ये जो सारे जो वेक्टर्स दिख रहे हैं ये सारे हो जाएंगे यूनिट वेक्टर्स। सो यू कैन से फॉर n डायमेंशनल स्पेस यू हैव n नंबर से ज्यादा, मतलब अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि n नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो आप उस स्टेटमेंट को मानोगे रॉन्ग। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो ये आपका तरीका था यूनिट वेक्टर का। इतने सिंपल क्वेश्चंस किसी जमाने में पहले पूछे जाते थे। अब क्या पूछेंगे, एक पर्टिकुलर वेक्टर दे दिया गया, उस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, सो एक वेक्टर ले लिया जाए, मैं मान लो एक वेक्टर ले लो यहाँ पे, इस वेक्टर का जो लेंथ है
उस लेंथ को मान लिया जाए 3 आया, ठीक है। सो लेट दिस बी वेक्टर ए। सो वेक्टर ए का जो नॉर्म आया दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका जब नॉर्म 3 आया तब तो ये तो यूनिट वेक्टर हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके जो भी डिस्टेंस है उसको आप 3 से डिवाइड कर दोगे तब तो यूनिट वेक्टर आ सकता है। ओके, सो कहने का मतलब अगर इस वेक्टर का 1/3 मैं निकाल दूं, सो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा एक यूनिट वेक्टर दे देगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू गेट। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर कैसे निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन आता है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, इस वेक्टर को आपने क्या किया, उसके नॉर्म से डिवाइड कर दिया। पहले इसको लिख लो, फिर उसका मैं कंडीशन लिखाऊंगा। इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ लेट मी नो। अगर समझ नहीं आया तो भी पूछना। ये इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट एक्सिस है, ये फर्स्ट एक्सिस जो है ये पॉजिटिव की तरफ और दूसरा क्या हो गया, निगेटिव की तरफ, ठीक है। सो कभी कभी कुछ कुछ बुक्स में देखोगे कि सिर्फ इसी को बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्स एक्सिस, ओके। लेकिन जब तक डायरेक्शन को बताया नहीं जाता कि पॉजिटिव सेंस में देखना है कि नेगेटिव सेंस में देखना है, तब तक आप मानोगे कि दोनों साइड के लिए आपका वैलिड है। ओके, सो दोनों केसेस अवेलेबल है। लेकिन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में पूछते तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका सिर्फ फर्स्ट वाला केस लिखोगे। ओके ओके, सो आई होप आपने लिख लिया। हाँ चलो, सो टू फाइंड a unit vector in the direction of given vector वेक्टर ए। अब ये अलग अलग एक्सिस के लिए आपसे पूछा गया, सो वो तो आपने बता दिया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि गिवन वेक्टर है वेक्टर ए, उस वेक्टर के डायरेक्शन में। कहने का मतलब जो हम सिचुएशंस देख रहे थे, समथिंग लाइक दिस वाज गिवन, ओके। अब उसमें आपका एक वेक्टर है ये, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। सो इस सिचुएशन में दिस इज योर वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए का नॉर्म 1 नहीं है, नॉर्म ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 1। अगर इस वेक्टर ए का नॉर्म अगर 1 होता तो ये यूनिट वेक्टर होता। कंडीशन फॉर यूनिट वेक्टर, okay, so this is the condition we are given here, okay. So this is not a unit vector, okay. So what I mean is a vector is not a unit vector, so आपको कोई दूसरा वेक्टर निकालना होगा। so to find the unit vector in the direction of vector a, we will have unit vector in the direction of vector a is vector a divided by the norm of vector a। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन norm of vector a multiplied with vector a। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक स्केलर टर्म है, तो स्केलर टर्म को पहले आप वैल्यूज निकाल लो और उसके बाद स्केलर को आप वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल गेट दिस। सो वेक्टर ए का आपने नॉर्म निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया, और जो मैंने बताया था पहले पिछली स्लाइड्स में कि दिस नॉर्म इज इक्वल टू 3, सो यू हैव टू गेट 1/3 ऑफ दिस। सो 1/3 आपका यहां से यहां हुआ। what I mean here is, so for this if I go from here origin से यहां तक, सो ये हमारा यूनिट वेक्टर दे दिया। ओके, और ये कैसे निकला, इस ए वेक्टर को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, यानी इसके नॉर्म से डिवाइड कर दिया।
सो आप जानते हो जब नॉर्म से डिवाइड करते होगे तो आपका अगर नॉर्म पहले 8 था, 8 को उसके डिस्टेंस पहले 8 थी, अब इस वेक्टर को आपने 8 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स जो छोटी वाली वेक्टर बचेगी वो 1/8 लेंथ की बचेगी। सो 1/8 लेंथ ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, दैट मीन्स ओरिजिनल वेक्टर का लेंथ अगर 8 है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 8 से, तो अब नया वाला जो वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी होगी? 1। दैट इज द आइडिया हियर। ओके, सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A is what you have as this situation. ओके, सो यही आपको सीखना था, यही आपको समझना था। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। कहीं अगर कुछ भी समझने में इश्यू आई है तो बताओ। ओके, अभी तक कोई डाउट, कुछ भी, एनी डाउट? नहीं है ना डाउट? क्योंकि यही मैं एंड करूंगा। डाउट है तो बताओ, हाँ नहीं है तो बिल बताओ। ऑल गुड? ओके, सो यहां सिचुएशन देखो, ये जो वेक्टर है वेक्टर ए, इस वेक्टर ए का लेंथ जो है वो आपका, वैसे मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो 3 है, ठीक है। सो 3 है, उसके बाद जब 3 का डिस्टेंस है, यूनिट वेक्टर के लिए आपका लेंथ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो एक 3 लेंथ के वेक्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 3 इक्वल पार्ट्स में, सो जो अब नया वेक्टर बचेगा वो तो 1 यूनिट का बचेगा। कहने का मतलब, अगर मेरा ये हैंड जो है ये 3 यूनिट का है, ओके, सो दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, वरना इसकी लेंथ कितनी होती? 1 होती, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है अभी? 3। तो मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में काट दिया। सो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों इक्वल कंपोनेंट्स है। सो इन तीनों में जो जो कंपोनेंट्स आएंगे, ये कंपोनेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स अब 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले 3 का लेंथ था, सो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो लेंथ कितनी बचेगी? 1। सो कहने का मतलब, अगर आपका एक वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, टू गेट दैट you will use this formula to divide the given vector with whatever its norm is. So that is same as 1 upon the norm of vector A multiplied with vector A. कहने का मतलब, अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल सिनारियो लो कि कोई एक वेक्टर है, उस वेक्टर का लेंथ दिया हुआ है 8, ओके, या आपने कैलकुलेट किया उसका लेंथ आया 8, तो उसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। सो यू मस्ट हैव सम वेक्टर दैट विल बी ऑफ 1/8 लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। सो आपने क्या किया, उस वेक्टर को 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो यहां के बाद जो भी वेक्टर आया उसका अगर आप नॉर्म निकालोगे, यू विल गेट द नॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर एज 1। सो नया वेक्टर जो आपने फॉर्म किया, दैट इज व्हाट यू हैव एज द यूनिट वेक्टर। सो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए which of the following given options is the unit vector in the direction of this particular vector, ओके, तो आपको जो भी गिवन वेक्टर दिया होगा उसके मैग्नीट्यूड को या उसके लेंथ को या उसके नॉर्म को पहले निकालना है, और उस नॉर्म से डिवाइड कर देना है जो भी आपको वेक्टर दी हुई है। सो यू विल गेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। आई होप चीजें समझ आ गई। ऑल ओके ना? अब ठीक है? Okay, so this is where I will stop. Take care. Bye bye. See you tomorrow.